वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज शुरुआत करते हैं हिंदी एसेज में हम सहजीवन के टॉपिक से, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा क्या कहती है? हिंदी एसेज के लिए ये एक टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है आपसे एग्ज़ाम्स में, और आगे पॉसिबिलिटी है कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक को लेके आपसे हिंदी निबंध पूछा जा सकता है। तो आज इस ऐसे में हम इससे संबंधित सारी ही इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सहजीवन के बारे में। क्या अर्थ है सहजीवन का? सबसे पहले ये समझते हैं हम। ये वो जीवन है जिसमें एक स्त्री और पुरुष ये बिना औपचारिक विवाह के संपन्न किए पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन का स्वरूप, नवीन स्वरूप जो है वो पूरी तरीके से आधुनिक हो चुका है। सूचना क्रांति की देन है कि हम सब इस समय आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण इस जीवन को जी रहे हैं। तो भारत में इसकी क्या अवधारणा है? इससे पहले हम ये देख लें कि सहजीवन को किन किन देशों में मान्यता, वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। सहजीवन को इस समय कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य पश्चिमी देशों में भी वैधानिक मान्यता दी गई है। वहाँ पर इसे जाना जाता है कॉमन लॉ मैरिज, या फिर डीम्ड मैरिज के नाम से, या फिर डिफैक्टो रिलेशनशिप या सिविल पार्टनरशिप। इन नामों से हम इन कंट्रीज़ में सहजीवन यानी कि लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा को देखते आ रहे हैं। प्राचीन भारतीय समाज में अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो सबसे पहले प्राचीन समय की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि प्राचीन भारतीय समाज में ये जो सहजीवन था उसकी कोई स्थिति नहीं थी, विद्यमान नहीं था। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये केवल आधुनिकीकरण की ही देन है। प्राचीन भारतीय समाज में भी हम ऐसे विवाह की स्थितियां देखेंगे। विवाह के प्रकार यदि हमने हिंदू विवाह में पढ़े हैं तो हमने ऐसी स्थितियों को देखा है जहां मैत्री करार के रूप में सहजीवन प्रचलन में था। और अगर हम बात करें घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, डीवी एक्ट के नाम से जिसे आप जानते हैं, 2005, इसमें हम ये देखते हैं कि जो घरेलू नातेदारी के अंतर्गत रहने वाली पत्नी है, उसके साथ साथ सहजीवन में रहने वाली महिला को भी शामिल कर लिया गया है। बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में भी सहजीवन को वैधानिक जामा पहना दिया गया है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने अधिकार अगर उस पत्नी को दिए जा रहे हैं जो घरेलू नातेदारी में रह रही है एक पुरुष के साथ, उतने ही अधिकार अगर सहजीवन में रहने वाली उस महिला को भी दिए जा रहे हैं जिसने विवाह संपन्न नहीं किया है संस्कारों के अनुरूप। तो इसका मतलब हमारे देश में भी सहजीवन को हमने अपना लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के जो निर्णय हैं वो सहजीवन को वैधानिक रूप से स्वीकार किए जाने की ओर इंगित करते हैं। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज को आगे देखते हैं हम। छल, कपट और धोखाधड़ी के साथ भी सहजीवन होता है। ऐसे किस्से हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं। किसी के साथ धोखा दिया जाना, भावनात्मक रूप से धोखा दे के साथ रहने का जीवन, और उसके बाद छल कपट, विवाह संपन्न न करना औपचारिक रूप से, ये सहजीवन का ही एक रूप है। या फिर प्रेम विवाह से जीवन साथी बनाने की जो साजिश होती है, बनाया नहीं जाता, जिसे आजकल हम जानते हैं लव जिहाद के नाम से, ये भी सहजीवन का ही एक प्रकार है। सहजीवन की जो प्रवृत्ति है, सहजीवन जैसी प्रवृत्तियाँ जो हैं वो हमारी परंपरागत सनातन सामाजिक संस्थाओं, जिसमें सबसे मुख्य है विवाह, परिवार,
नातेदारी इसको चुनौती दे रही हैं। एक तरफ हमारी परंपरागत सनातन सामाजिक संस्थाएं हैं जिसके अनुसार हम ये कहते हैं कि विवाह आवश्यक है। एक स्त्री पुरुष के लिए युगल रूप से एक साथ जीवन व्यतीत करना, उसके लिए वैवाहिक संस्था समाज ने दी है, उसका पालन करना आवश्यक है। वहीं आज सहजीवन आकर खड़ा हो गया है जिसके लिए विवाह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यानी हम चुनौती दे रहे हैं इन सामाजिक संस्थाओं को कि इनकी आवश्यकता अब नहीं रह गई है या उतनी अत्यधिक नहीं रह गई है, उनकी पालना इतनी कठिन रूप से किया जाना आवश्यक नहीं है आज के समाज के लिए। तो देखते हैं आगे चलते चलते हम इस निबंध में जितने भी ज़रूरी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि बात जाकर कहाँ तक पहुँचती है। हम और आप अगर सहजीवन को लेकर अपनी अवधारणा आधुनिकीकरण की ओर ले जा चुके हैं तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या चीज़ें किन किन देशों में इस सहजीवन को लेकर के अपनाई गई हैं, क्या नियम क्या कानून हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। सहजीवन इस समय एक बहुत चर्चित सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक मुद्दा रहा है। दरअसल ये जीवन की वो अवधारणा है जहाँ तथ्यतः एक स्त्री और पुरुष ये दोनों बिना विवाह के संपन्न किए पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहते हैं। युगल जीवन का ये जो नवीन स्वरूप है ये पूरी तरीके से आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और सूचना क्रांति की देन है। पश्चिमी समाजों में सहजीवन को कॉमन लॉ मैरिज या डीम्ड मैरिज या फिर डी फैक्टो मैरिज या सिविल पार्टनरशिप कहा जाता है। कई आधुनिक समाजों में ऐसे जोड़ों को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है, लेकिन भारतीय समाज में अभी तक भी यह एक विवाद का विषय बना हुआ है। अब देखिए कि ये अवधारणा आई क्यों, आखिर इसके जन्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब वैवाहिक संस्था मौजूद है, एक पुरुष और एक स्त्री को साथ रहने के लिए समाज ने अपनी तरफ से सामाजिक मान्यता दी है विवाह के ज़रिए, तो फिर इस सहजीवन की आवश्यकता क्यों हुई। दरअसल सहजीवन में वयस्क स्त्री और पुरुष पारस्परिक सहमति से दुनिया की नज़रों में पति पत्नी की तरह साथ साथ रहते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो वैध विवाह की शर्त योग्यताएं तो सब हैं उनमें, चाहे आयु के नज़रिए से देख लें या उनकी व्यस्तता के अनुरूप वो अपना जीवन साथी का चुनाव स्वयं कर सकते हैं, लेकिन वे औपचारिक रूप से विवाह करने के बंधन से बचना चाहते हैं। उस विवाह के फलस्वरूप उन्हें जो जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, दोनों ही पक्ष उनसे बचना चाहते हैं। ना तो स्त्री और ना ही पुरुष उन जिम्मेदारियों को उठाना चाहता है, इसीलिए वो इस तरह साथ रहना तो स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ रहने से संबंधित जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उन सब का त्याग करना चाहते हैं। उस बंधने से वो बचना चाहते हैं, इसीलिए ज़रूरत हुई सहजीवन की। तो एक चीज़ और निकल के इस बात से सामने आती है कि ये बंधन में बंधना ही क्यों लगा किसी को, कि इतनी आवश्यकता हो गई कि वो सहजीवन की ओर चले जाना स्वीकार कर रहे हैं, वैवाहिक संस्था को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें शायद कुछ दोष हैं। स्पष्ट है ना कि अगर औपचारिक विवाह संपन्न करने से कोई बचना चाहता है तो कहीं ना कहीं हमारी उस वैवाहिक संस्था में कोई ना कोई दोष तो ज़रूर है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इस जाल में स्वयं को फंसने से बचाना ही चाहता है। हमारी जो परंपरागत वैवाहिक और पारिवारिक संस्थागत ढांचे हैं उसमें पत्नी को ढेर सारे उत्तरदायित्वों से लाद दिया जाता है। ये हम देखते हैं शहरों में चाहे कुछ परिवर्तन आ गया हो, लेकिन अब भी बहुत से जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अभी इतने ओपन माइंडेड लोग नहीं हैं, जहाँ पर पत्नी को विवाह का अर्थ ये समझा जाता है कि पत्नी के ऊपर बहुत सारे उत्तरदायी
स्थितियाँ दी जाती हैं, उत्तरदायित्व उनको इतने दिए जाते हैं कि जिससे वो निकल के कुछ और अपने जीवन के लिए नहीं सोच सकती है। तो अगर कोई लड़की जिसको कि स्त्री जिसको कि बहुत सारे सपने हैं अपने भी जीवन को सजाने के, तो उसे तो विवाह बंधन ही लगेगा, क्योंकि उसके दिल में, उसके मन में एक धारणा बनी हुई है कि विवाह का अर्थ है उत्तरदायित्वों से लद जाना और फिर अपने भविष्य को न बना पाना। ये विचार आज के युवा में पैदा हो गए और इसीलिए वो सहजीवन की तरफ आकर्षित हो गए। अब इन विचारों को परिवर्तित तो पूरा समाज ही एक साथ मिलकर कर सकता है। ये किसी एक या दो व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें सारा ही समाज एक साथ लंबे समय तक जब सहयोगी होता है तो समाज की एक स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। तो इस समय जो एक परिपाटी चली आ रही है जिसमें हम ये देखते हैं कि परंपरागत जो विवाह हैं या जो परिवार हैं वो पत्नी को बहुत से उत्तरदायित्वों से लाद देते हैं। हालांकि हम चूँकि परंपरागत नियमों का उल्लंघन नहीं करते, तो यहाँ हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर परंपराओं का निर्वाह, अगर इन उत्तरदायित्वों का निर्वाह एक स्त्री न करे तो समाज यूँ भी पूरी तरीके से नष्ट ही है। अगर एक स्त्री ये सोचती है, इस वक्त हम इस पॉइंट के अपोज जाके बात कर रहे हैं, तो अगर कोई स्त्री ये सोचती है कि विवाह से तो उसको उत्तरदायित्व मिल जाएंगे तो इसीलिए उसे सहजीवन की ओर चले जाना चाहिए, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये देखिए कि वो अपनी डिग्री से, अपनी शिक्षा से जो कुछ भी वो बन पाएगी और जितना वो समाज को दे पाएगी, उससे कहीं अधिक भूमिका उस महिला की होती है जो अगर उत्तरदायित्वों से लदी तो है, लेकिन परिवार का और समाज का निर्माण करने का दायित्व भी महिला का ही होता है। शायद इसीलिए हमारी जो परंपरागत संस्थाएं हैं उसमें जब बहुत गहरे तक हम उतर जाएंगे तो हम पाएंगे कि सब कुछ बहुत सोच समझ कर के किया गया है। नियम बुरे नहीं होते हैं, लेकिन ये फिर से एक विवाद का विषय है, तो हम इस पर ज़्यादा आगे चर्चा नहीं करके आगे बढ़ जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन फिर भी यही एक स्थितियां हैं जिस पर कि हम बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये जो विषय है ये विवाद का विषय है। तो समराइज वे में हम ये कह सकते हैं कि आज की युवा पीढ़ी ये चाहती है कि उस पर उत्तरदायित्व न हो, उत्तरदायित्वों से वो लदना नहीं चाहती है, अपने जीवन को स्वयं संवारना चाहती है, इसीलिए ये युवा पीढ़ी सहजीवन की ओर आकर्षित हो रही है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारतीय समाज में जो सहजीवन है वो कोई नई बात नहीं है। प्राचीन समाज में भी हमने सहजीवन को मैत्री करार के रूप में देखा है, और आज की जो युवा पीढ़ी है, विशेष रूप से शहरों में हम ये देखते हैं कि महानगरीय संस्कृति में क्या होता जा रहा है, विवाह के स्थान पर सहजीवन युक्त साहचर्य, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। अब सबसे पहले जब हम किसी निबंध को लिखते हैं, जब हम किसी बात पर चर्चा करते हैं, ज़रूरी होता है कि हम उसके कारणों की तरफ भी ज़रूर बढ़ जाएं। ज़रूर ये देख लें कि आखिर इसकी आवश्यकता, इस कंसेप्ट की आवश्यकता इतनी क्यों हो गई। तो युवा वर्ग अपने भविष्य के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए परिवार से दूर रहते हैं, और महानगरीय संस्कृति जो होती है उन्हें भावात्मक और वित्तीय रूप से एक सहजीवन की ओर उन्मुख ज़रूर करती है। आज हम देखते हैं कि कॉरपोरेट जगत, विज्ञान जगत, प्रेस, एयरलाइंस, फैशन, पर्यटन, होटल, उद्योग, कला, नाटक, संगीत, सिनेमा, यानी कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। इन सभी क्षेत्रों में ये प्रवृत्ति हमें देखने के लिए मिल जाती है। एक दूसरे से जब कोई युगल जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से बहुत उनका अपनत्व हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि वो अपने साथी के साथ ही समय ज़्यादा से ज़्यादा गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहते कि विवाह के मकर जाल में फंस जाएं।
क्योंकि अपने अपने उनके रास्ते हैं, अपनी अपनी उनकी मंजिलें हैं। वे अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोना चाहते। भावात्मक उनमें एक दूसरे के प्रति अपनत्व है, लेकिन वे अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोना चाहते। तो इसीलिए कुछ जोड़े जो होते हैं, कुछ जो युगल हैं, वो विवाह में होने वाली वैधानिक रुकावटों की तरह के लिए भी सोचते हैं, और इसी कारण से वो बिना विवाह के भी रहते हैं। कई जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें ऐसा भी होता है कि अंतर्जातीय विवाह का बहुत विरोध है, अंतर धार्मिक विवाहों की बहुत ज़्यादा विरोध की स्थिति है, सामाजिक संस्कृति को उन्हें स्वीकृति नहीं मिलती है। अब ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेंगे? विवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको समाज स्वीकार नहीं करेगा। उनके समाज में अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार नहीं किया गया, या अंतर धार्मिक विवाह को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब वे जानते ही हैं ऐसी स्थिति में, या किसी वैधानिक रुकावट उन्हें होगी ही होगी। ऐसी स्थिति को जानते हुए भी कुछ जो युगल हैं वे सहजीवन के विकल्प को अपना लेते हैं। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा युवा जो ये सोचता है कि वो सामाजिक, पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों से, गृहस्थ जीवन के जो उत्तरदायित्व हैं उनसे बचने के लिए वो सहजीवन को अपनाए, तो वो ज़रूर अपनाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि नहीं, इनसे उत्तरदायित्वों से नहीं बचा जा सकता, तो वो विवाह की तरफ जाएगा। लेकिन जिसके लिए इन सामाजिक बंधनों से मुक्त रहना ही आवश्यक है, उसके लिए सहजीवन भी विधि के द्वारा एक विकल्प दे दिया गया है। विधि के द्वारा इससे एक और विकल्प दे दिया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा अपने जीवन को बंधनों से मुक्त रह के जीना चाहता है और फिर भी किसी के साथ रहना चाहता है, चाहे वो स्त्री या पुरुष, किसी के भी संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, तो इसे विधि ने मान्यता दे दी है और इस तरह सहजीवन का वो जीवन विकल्प के रूप में चुन सकता है। ऐसा सोचने वाले जो व्यक्ति हैं, जो युवा हैं, वे बहुत स्वच्छंद, स्वतंत्र होते हैं और अपनी निजता को सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं। अपने व्यूज़ को, अपनी इच्छा को, जिसमें समाज चाहे उनका विरोध कर रहा है तो उस विरोध को भी वो स्वीकार करते हैं, या विरोध का भी विरोध करते हैं, हम ये कह सकते हैं। और उस विरोध से ना डर के वो अपने सहजीवन के जीवन को वरीयता देते हैं। ऐसे कुछ जोड़े इस जीवन को अपना के इस समाज में ज़रूर ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ समलैंगिक जोड़े भी होते हैं जो कि अपनी मजबूरी के कारण सहजीवन अपनाते हैं, क्योंकि कानून उन्हें औपचारिक विवाह की अनुमति नहीं देता।